अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 29 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतख़ाबात में एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां तेज़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के साथ कांग्रेस की क़यादत वाली इंडिया ब्लॉक भी दिल्ली में मुसलसिल मीटिंगें कर रही है। आज जुमे को नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि मोदी 9 जून को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने तीसरी बार अक्सरियत हासिल की है। एनडीए इत्तेहाद ने 252 सीटें जीती है, ताहम अकेले बीजेपी अक्सरियत के निशान यानी 272 को नहीं छू सकी और इसे सिर्फ 240 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 400 पार वाला नारा टाइम टाइम फिश हो गया। अब मोदी को बैसाखी के जरिए अपनी हुकूमत चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेने के लिए मोदी की हलफ बर्दारी के लिए खुसूसी मेहमानों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिसमें कुछ खास लोगों को दावतनामे भेजे गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले रेलवे मुलाजमीन, ट्रांसजेंडर, सफाई मुलाजमीन, महकमा सेहत आमा, मरकजी हुकूमत की स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर मोदी के हलफ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सीआईएसएफ के अहलकारों ने फर्जी आधार कार्ड के साथ पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। 3 मजदूर फर्जी आधार कार्ड के साथ पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद सीआईएसएफ अहलकारों ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। तीनों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों मजदूर जाली आधार कार्ड दिखाकर हाई सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक तीनों मजदूरों के नाम कासिम, शोएब और मोनिस हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ आईपीसी की कई संगीन दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस के गेट नंबर 3 पर बताया जा रहा है। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने एंट्री गेट पर इसका आधार कार्ड चेक किया तो वो मशकूक पाए गए। जांच के बाद पता चला कि आधार कार्ड जाली था, जिसके बाद तीनों मजदूरों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी यूनिट की तरफ से दायर हद तक इज्जत के मुकदमे के सिलसिले में आज जुम्मे को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक खुसूसी अदालत में पेश हो रहे हैं। राहुल गांधी को आज जुम्मे की अलग सुबह दिल्ली के हवाई अड्डे पर देखा गया। वो इस मुकदमे में पेश होने के लिए बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। बीजेपी ने शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि 2023 के रियासती असेंबली इंतखाबात से कबल मुकामी अखबारात में इश्तिहारात और कांग्रेस की झूठी मुहिम ने भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह मुकदमा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वज़ीर आला सिद्धारामैया, नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया था। कबल अदालत ने सिद्धारामैया और शिवकुमार को जमानत दी थी, जो 1 जून को इसके सामने पेश हुए थे। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमारे लिए बदरुद्दीन अजमल और रकीबुल हसन एक ही शख्स हैं, 2 नहीं, जो सियासत पर अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार धोबरी में कांग्रेस की 10 लाख वोटों से जीत एक बड़ी परेशानी लेकर आई है। आसामी बहरान इस बारे में है कि फिरका परस्त लोग कैसे हो सकते हैं। हिमंता ने कहा कि अगर आप जोरहाट के किसी भी हिंदू पोलिंग बूथ पर जाएं तो इसका सबूत यह है कि हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया है, हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी कहा जा रहा था कि फिरका परस्ती बीजेपी ने की है, इस बार इलेक्शन में आपको इसके बरअक्स नजर आया। आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुस्लिम सीट पर एक भी वोट नहीं मिला। इसका मतलब है कि कांग्रेस को आप मुस्लिम अवाम की 100% हिमायत हासिल हुई है। हमने अजमल से कहा कि कांग्रेस फिरका परस्त पार्टी है, अब कांग्रेस को फिरका परस्त ताकतों के सारे वोट मिल गए हैं। ये बात आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 400 पार वाला नारा टाइम टाइम फिश होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब बैसाखी की अपनी तीसरी मियाद के लिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन वजारतों के लिए खींचतान हो रही है। इस पर यह नारा बखूबी बैठ सकता है कि अब की बार मोदी परेशान। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिन पर आमिराना तरीके से काम करने का इल्ज़ाम है, मौजूदा पार्लिमानी इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने और इत्तेहादियों की मरहून मन्नत होने की वजह से परेशान होते नजर आ रहे हैं। वो लगातार तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लेने जा रहे हैं, लेकिन वजारतों के लिए रसाकशी को देखते हुए और अभी इत्तेफाक राय पैदा न हो पाने की वजह से हलफ बर्दारी को एक दिन के लिए मौखर कर दिया गया। अब वो कल हफ्ता 8 जून के बजाय 9 जून को शाम 6 बजे हलफ लेंगे। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बतौर वज़ीर आला हलफ बर्दारी भी
मौखर करके 12 जून कर दी गई है। गुज़िश्ता 2 मुद्दतकार में अपने दम पर हुकूमत बनाने वाली बीजेपी के लिए इस मरतबा राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस मरतबा बीजेपी अक्सरियत से बहुत दूर रह गई है, इसलिए इसे अपनी हलीफ पार्टियों के सहारे हुकूमत बनानी पड़ रही है। बीजेपी को इस बात का बखूबी इल्म है कि इनके बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें खास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मौजू ही ज़ेर बहस रहा। साथ ही दूसरी हलीफ पार्टियों के मुतालबात भी गौर किए गए। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने जो मुतालबात किए हैं, इन्हें बीजेपी कबूल कर पा रही है ना मुस्तरिद। चंद्रबाबू नायडू 5 कलमदानों के अलावा स्पीकर का ओहदा भी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का ओहदा देने को इसलिए तैयार नहीं है कि अगर हिमायत वापस ले ली गई तो इसके कंट्रोल में पार्लियामेंट का नजर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के राय के मुताबिक वो 3 वजारतों पर राजी हो सकते हैं, मगर वजारत रेल इनका कलीदी मुतालबा है, जिस पर बीजेपी को सोचना पड़ रहा है। इससे कबल के हलीफ पार्टियां मजीद कलमदानों का मुतालबा करें। बीजेपी ने ये साफ कह दिया कि वो वजारत दाखिला, खजाना, खारजा और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि नायडू नहीं चाहते कि वजारत दाखिला अमित शाह के पास रहे। फौज में भर्ती की अग्निवीर स्कीम, जिसे राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम में निशाना बनाते रहे हैं, इस पर जेडीयू की राय भी वही है जो कांग्रेस की है। जेडीयू ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मोदी सरकार इस पर नजरसानी करे। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी को बंद लफ्जों में यह पैगाम भी दे दिया है कि इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए इसे यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी को सर्द खाने में डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो पहले था। जनता दल मुत्तहिदा बगैर सलाह व मशवरा और अवामी राय हमवार किए बगैर यूसीसी के निफाज के खिलाफ है। लोकसभा इलेक्शन के नतायज से कबल स्टॉक मार्केट में उछाल और फिर 4 जून को नतायज के दिन इसके नीचे जाने की वजह से सरमायाकारों को हुए 30 लाख करोड़ के नुकसान को हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए इसका इल्ज़ाम बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर आयद किया गया है। राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह पर स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े घोटाले का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इसकी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के जरिए जांच की मांग करते हुए तारीखवार बताया कि किस तरह 30 मई को स्टॉक मार्केट में सरगर्मियां अचानक बढ़ जाती है। 1 जून को एग्जिट पोल आते हैं और फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी 4 जून को स्टॉक मार्केट में उछाल की पेशगोई करते हैं, जबकि अमित शाह को अवाम को शेयर खरीदने का मशवरा भी देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का अपना दाखिली सर्वे बता रहा था कि बीजेपी को मिलने वाली सीटों की तादाद 220 तक ही होगी। इसके बाद भी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर मालियात ने सरमायाकारों में झूठी उम्मीदें पैदा की, जिसकी वजह से नतायज के दिन 4 जून को स्टॉक मार्केट में आने वाली तारीखी गिरावट में सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ डूब गए। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और इनके वुज़रा की तरफ से स्टॉक मार्केट को लेकर फैलाया गया कंफ्यूजन मंसूबाबंद हिकमत अमली का हिस्सा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 की नुमाइश पर 14 जून तक के लिए रोक लगा दी है। ये फिल्म आज 7 जून को रिलीज होने वाली थी। जस्टिस नितिन बोरकर और कमल कहाता की तातीलाती बेंच ने समाजी कारकुन अजहर तिम्बोली की अर्जी पर यह हुक्म जारी किया। अर्जी में फिल्म के कुछ मुकालमों पर एतराज़ किया गया था जो ट्रेलर में सोशल मीडिया पर नशर किए गए थे। आम इंतखाबात के नतायज में मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा अहम किरदार रहा। इनके वोट कई पार्लिमानी हलकों में फैसलाकुन साबित हुए। इस हवाले से अमर उजाला न्यूज़ ने एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 30% ऐसी सीटों से हाथ धोना पड़ा जहां मुस्लिम वोटर्स अक्सरियत में मौजूद हैं। यहां के वोटरों ने इंडिया इत्तेहाद और सेकुलर उम्मीदवारों को तरजीह दी। बीजेपी को मुसलमानों के वोट ना मिलने की बुनियादी वजूहात ये बताई गई है कि बीजेपी की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक मुसलसिल मुतनाज़ा और गुमराहकुन बयानात दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर बीजेपी लीडरान ने इंतखाबी जलसों में कांग्रेस पर बारहा इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस इख्तिदार में आई तो SC/ST तबके का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे देगी, जबकि कांग्रेस की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी इख्तिदार में आई तो आइन बदल दिया जाएगा और SC/ST का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। इन बातों का असर इंतखाबी नतायज को देखने को मिला और बीजेपी को मुस्लिम अक्सरियती लोकसभा हलकों में से 30% नशिस्तों पर नुकसान उठाना पड़ा। इसके बरक्स समाजवादी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले में 3 गुना से ज़ायद सीटों का फायदा हुआ है। अपनी नाकामी का टोकरा मुसलमानों के सर फोड़ने वाली BSP सुप्रीमो मायावती की पार्टी के उम्मीदवार ने 16 पार्लिमानी हलकों में बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियों के उम्मीदवारों की कामयाबी की राह हमवार ना की होती तो नतायज के बाद का मंजरनामा कुछ और होता। यह इंकशाफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंतखाबी नतायज का तज्जिया करने के बाद किया है।
वो 16 सीटें अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मशरिक, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव हैं। इनमें से 14 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2 पर इसकी इत्तेहादी पार्टियां राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और अपना दल सोनेलाल कामयाब हुए हैं। इन सीटों पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जितने वोटों से हारे हैं, इससे ज़्यादा वोट बीएसपी के उम्मीदवारों ने लिए हैं। इससे यह नतीजा अक्स किया जा रहा है कि अगर बीएसपी के उम्मीदवार ना होते तो ये वोट इंडिया इत्तेहाद को मिलते और बीजेपी या इसकी इत्तेहादी पार्टियां इन सीटों पर कामयाब ना हो पाती। ऐसी सूरत में बीजेपी की कुल सीटों की तादाद 226 और एनडीए की कुल सीटों की तादाद 278 होती। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का खाता ना खुलने का इल्ज़ाम मायावती ने मुसलमानों पर आयद किया है और ये धमकी भी देने लगी है कि अब मुस्लिम उम्मीदवारों को वो सोच समझकर ही मौका देगी। दूसरी तरफ इनके जरिए 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने पर शुरू से कहा जा रहा था कि वो मुस्लिम वोटों को मुंतशिर करके भारतीय जनता पार्टी की राह हमवार करने की हिकमत अमली पर काम कर रही है और वैसा ही हुआ। वो बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब हो गई, लेकिन इसका पूरा सेहरा वो मुसलमानों पर डालने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों पर इल्ज़ाम थोपने वाली मायावती के उम्मीदवार 16 सीटों पर इंडिया की नाकामी का सबब बने हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से नवमुंतखब रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की खातून जवान ने थप्पड़ मार दिया। जराये के मुताबिक कंगना ने शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि यह वाकया जुमेरात को तकरीबन 3:40 पर पेश आया। कंगना को जिस खातून सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ मारा है, इसका नाम कलविंदर कौर है। कंगना रनावत के किसानों को खालिस्तानी कहने वाले बयान से सीआईएसएफ की जवान नाराज थी। कंगना रनावत बीजेपी की मीटिंग में शामिल होने के लिए विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली जा रही थी। जब वो बोर्डिंग के लिए गई तो इसी दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात कलविंदर कौर से इनकी कोई बातचीत हुई और फिर अचानक कलविंदर ने इन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए खातून सीआईएसएफ सिपाही को मुअत्तल कर दिया गया है। सीआईएसएफ जवान कलविंदर कौर ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने कंगना रनावत को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि कंगना ने किसानों की तहरीक के हवाले से गलत बयान दिया था, जिसमें इनकी वालिदा भी बैठी थी। शिवसेना लीडर संजय रावत ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाते हुए इन्हें महाराष्ट्र की सियासत का विलन करार दिया। संजय रावत ने यह भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जबरदस्ती तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करते हैं तो इनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस मोदी का मुतबादिल ढूंढ रहा है। संजय रावत ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी अक्सरियत मिलने के बाद मोदी और अमित शाह ने आरएसएस पर गालिब आने की कोशिश की, लेकिन अब आरएसएस इस हालत में है कि वो फैसला ले सकते हैं और मोदी को घर भेज सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी को पार्टी के अंदर मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नतायज के बाद अब तज्जिए का दौर शुरू हो गया है। हैरत की बात यह है कि बरसर इख्तियार पार्टी के साथ ही इसकी हलीफ जमातों के रहनुमा भी अंदरूनी खिलफशार को शिकस्त की वजह बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर ने सभी अजला से शिकस्त की वजूहात की रिपोर्ट तलब की है, जिसमें अंदरूनी दगाबाजी की शिकायतें मौसूल हुई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश काबीना और बीजेपी में तब्दीलियां की जाएगी। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी की जिन बागी अरकान असेंबली पर बीजेपी ने दाव लगाया था, इनसे भी मायूसी ही हाथ लगी है। गाजियाबाद से बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में आपसी खिलफशार और अंदरूनी धोखेबाजी की वजह से नतायज पर असर पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की बर्खास्तगी का ऐलान किया है। लोकसभा और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम असेंबलियों के इंतखाबी नतायज का मरहला मुकम्मिल हो गया, जिस पर आज से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदियाँ खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत हिंद के काबीनी सेक्रेटरी, रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को इत्तला दी है। इसी दौरान तेलंगाना के वरंगल, खम्मम और नलगुंडा मुत्तहदा अजला में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएट एमएलसी ज़मीनी चुनाव की गिनती जारी है। नतीजे के बाद इन अजला में ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदियाँ खत्म हो जाएगी। रियासती हुकूमतों को सरकारी स्कीमात पर अमल आवरी, नई स्कीमात के ऐलान और सरकारी तकारीब के एहतमाम की आज़ादी मिल चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बातचीत करते हुए इन्हें आंध्र प्रदेश में इख्तियार हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर की गई बातचीत के दौरान दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान जारी तकसीम से मुतालिक उमूर की यकसुई पर भी तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने चंद्रबाबू नायडू से ख्वाहिश की कि वो रियासत में इख्तियार हासिल करने के साथ ही दोनों रियासतों के दरमियान मुलाजमीन के तबादले और तकसीम के मसले की फौरी यकसुई को यकीनी बनाने के इक़दाम करें।
ताकि दीगर उमूर को भी फौरी तौर पर आपसी मामला फहमी के जरिए हल करने की सिमत पेशरफ्त की जा सके। रेवंत रेड्डी ने तौक़्क़े ज़ाहिर की कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को इख्तियार हासिल होने के बाद दोनों रियासतों की तकसीम के मुतालिक ज़ेर इल्तिवा मसाइल जो कि 10 साल से हल तलब हैं, इनकी यकसुई के इक़दाम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होने के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से राब्ता कायम करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से हालिया बारिश के दौरान ये सड़कें मजीद ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और पेशरो हुकूमत ने गाड़ियों की तादाद के लिहाज से नई सड़कें तामीर नहीं की। वजीर इमारत विश्वरा ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक इजलास के दौरान इन्हें हिदायत दी कि वो मखदूश सड़कों की मरम्मत के काम फौरी शुरू करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक खत्म हो गया है और अब सड़कों की मरम्मत के कामों पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने शहर के चारों तरफ सरकारी दवाखानों की तामीर में ताक़ीद पर अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 12 जून को ओहदे का जायजा हासिल करने वाले एन चंद्रबाबू नायडू ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इनके दौरों के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात आयद ना करें। उन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो अवाम को मुश्किलात में डालते हुए इनकी आमद और रवानगी के मौके पर ट्रैफिक ना रोकें। तेलुगु देशम सरबराह की दहली रवानगी के वक्त विजयवाड़ा के एक मुकाम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई थी, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा ना किया जाए। मीरक के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून यानी कल मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बाथनी गौड़ खानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से दमे के मरीज हैदराबाद आते हैं। हुक्काम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मिल कर लिए हैं। तारें, बैरिकेड्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता 173 सालों से बाथनी गौड़ खानदान की जानिब से दमे के मरीजों को मछली की दवा मीरक के मौके पर खिलाई जा रही है। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमा जात तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। देसी गौ वंशा रक्षणा समिति ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को नाफिज करने की दरख्वास्त की। गौ रक्षकों ने गाय की ज़ुबा पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की रेवंत रेड्डी से अपील की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी को गाय की पूजा करते हुए भी देखा गया। हालांकि रियासत तेलंगाना में भी गौकशी पर पाबंदी है और गाय नहीं काटी जाती। बड़े जानवरों में बैल को ज़ुबा किया जाता है, लेकिन फिर भी गौ रक्षकों का मानना है कि गौकशी हो रही है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेज का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ 8 जून शाम 5 बजे से दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में अमल में आएगा। आज के इस डिजिटल दौर में हर किसी को डिजिटलाइजेशन से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। अपने नौनिहालों को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ राग़िब करें। मौजूदा दौर में डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी मांग चल रही है। इस कंपटीशन के दौर में अपने बच्चों को पीछे ना रखें, आगे आने दीजिए। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर ने डिजिटल की दुनिया से वाकफियत पहुंचाने के साथ साथ डिजिटल दुनिया में मुलाजमतों के मौक़ों को देखते हुए शहरियान हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की आवाम के लिए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का आगाज़ अमल में ला रहे हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994 9393876978।